हेलो दोस्तों, अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो है अब पॉलिटिकल सरगर्मियां भी बढ़ती चली जा रही हैं और आपको हर रोज़ रोज़ नए नए आंदोलन भी देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कोई भी आंदोलन क्यों होता है उसे समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उस आंदोलन से जुड़ी पॉलिटिक्स भी अलग होती है। लेकिन इस बार का जो आंदोलन है, आप उसे आंदोलन 2.0 कहिए, मतलब किसानों का आंदोलन, वो दिल्ली में फिर से स्टार्ट हो गया है। अब किसानों का आंदोलन बार-बार होता क्यों है, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमने जो है किसानों को अन्नदाता अन्नदाता माना मतलब कि अन्न देने वाला, लगभग भगवान के बराबर बना दिया है। हमने उसे बिज़नेसमैन नहीं बनाया है, तो इसी वजह से जो है वो दर-बदर की ठोकरें खाता फिरता है। क्योंकि जब आप एक बंदे को भगवान बना देंगे तो उसे पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसे मकान की ज़रूरत नहीं है और उसे कुछ नया सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान को तो सब कुछ ऑलरेडी आता है। तो आप ये देखिए कि आप जब जय जवान और जय किसान लगाते हैं, सब नारे सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर धरातल पर इसका कोई भी जो है लेना देना नहीं होता है। जो किसान नेता जो है पिछली बार किसान लोगों को जो है ठंडी में बैठाया था और कितने ही लोग मारे गए थे, किसी ने उनसे कोई सवाल पूछा तो नहीं पूछा। सरकार से पूछना जवाबदेही सही है, लेकिन क्या केवल सारी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है? जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि पिछली बार ही जब सरकार जो है जो है किसान बिल लेकर आई थी, तो सभी पार्टियां जो कि इसके विरोध में थी वो कहने लग गई थी कि जो है ये किसान जो कृषि है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो अब भाई इस कृषि स्टेट का सब्जेक्ट है तो दिल्ली में डेरा डालने का क्या मतलब है? क्योंकि दिल्ली और पंजाब दोनों में ही सरकार जो है श्री अरविंद केजरीवाल की, मतलब आम आदमी पार्टी की है। और पंजाब में तो उनको हिस्टोरिक बहुमत मिला हुआ है, जो कि पंजाब की हिस्ट्री में शायद किसी को पहले कभी इतना बहुमत नहीं मिला होगा। तो मेरी समझ के बाहर है कि किसान जो है पंजाब में जो है क्या कहते हैं, दिल्ली पंजाब विधानसभा का घेराव करें, वो यहाँ दिल्ली में आके क्या करने आए हैं। तो अब हम समझते हैं क्यों है ये ऐसा होता क्यों है। मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो पूरा सिस्टम है कृषि को लेकर वो बहुत ही पुराना है। हमने उसमें कभी ढंग से इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, सच्चाई बात ये है। और जब सरकार जो है इन्वेस्टमेंट करने जाती है तो उसे इतना जी का जंजाल झेलना पड़ता है कि आप पूछे मत। अब किसान कहते हैं कि उन्हें 23 फसलों पर पूरी गारंटीड एमएसपी चाहिए। तो अब इस खेल को आप समझिए कि क्या है एमएसपी, क्या है कि उनको गारंटीड मतलब प्राइस की गारंटी चाहिए, ठीक है, कि इतना एक लगभग एक प्राइस का स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा, उतना मिनिमम उनको पैसा मिले ही मिले। ठीक है, अब ये खरीदेगा कौन? खरीदेगी सरकार ही, ठीक है। जब सरकार जो है खरीदेगी तो सबसे बड़ी खरीदार सरकार ऑटोमेटिकली हो जाएगी बाजार में। और जब सरकार कहेगी, जैसे एग्जांपल के लिए, कि मैं 10 रुपए किलो जो है गेहूं ले ले रहे हूं, तो उसका दाम कभी 10 रुपए किलो से ऊपर जाएगा ही नहीं। ये बात बेसिक लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि जब सबसे बड़ा खरीदार कह रहा है कि मैं 10 रुपए किलो ही लूंगा, तो एक बंदा दूसरा, चाहे वो कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, वो कितनी भी बड़ी मात्रा में खरीदी, को सरकार से ज्यादा नहीं खरीद पाई, तो उसका कभी भी जो है 10 रुपए से दाम ऊपर नहीं जाएगा। इस बात को भी समझिए। और दूसरी बात क्या है कि पंजाब में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, तो बहुत लॉन्ग टर्म तक प्लानिंग करके नहीं बना था। उसका अंजाम ये हुआ कि यूरिया और अलग अलग प्रकार के जो खाद हैं उनका इस्तेमाल इतना बेजा तरीके से किया गया पंजाब में कि अब उस मिट्टी में उपजाऊ क्षमता नहीं बची। अगले 20 से 25 सालों में जो पंजाब है उसकी मिट्टी अपनी उपजाऊ क्षमता खो देगी। एक जमाने में पंजाब का गेहूं बहुत ज़्यादा फेमस था, आज भी है, लेकिन अब एमपी का गेहूं भी उतना ही फेमस है। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो एमपी के गेहूं के नाम से आपको जो आटा मिलता है वो काफ़ी महंगा आता है। तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि दूसरे स्टेट भी जो है अब पंजाब को कैचअप कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे स्टेटों ने भी जो है अब नई नई टेक्निक्स को अपनाना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हम जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में से मेरा मतलब खाली कृषि के मतलब कि ये ग्रेन्स जो मतलब कि चावल गेहूं से नहीं है, इसमें मीट भी आ जाएगा, इसमें जैसे कि क्या कहते हैं, गाय भैंस सुअर और इन सब से, और मछली, इन सब से रिलेटेड और भी जितनी भी चीज़ें हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनको हम कृषि उत्पाद बोलते हैं, तो वो सब आ जाएंगी। तो हम एक्सपोर्टिंग नेशन, मतलब कि जो हम निर्यात करते हैं बाहर, हम टॉप 5 में भी नहीं आते हैं। आपको सुन के हैरानी होगी कि टॉप 2 कौन है। पहले नंबर पर तो जो है
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, लेकिन दूसरे नंबर पर नीदरलैंड्स है। और दोस्तों जब हम बात करते हैं कि नीदरलैंड जो है एक्सपोर्टिंग नेशन है, मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट होता है उसके मामले में दूसरे नंबर पे आता है। तो अब आप उसका अंदाजा लगाइए कि नीदरलैंड जो है 40,000 किलोमीटर लंबा बड़ा है, और इंडिया जो है वो 3 मिलियन किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा है। तो हमारे ऊपर लानत है कि नीदरलैंड जैसा छोटा देश जो है वो हमसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। हमने आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं डेवलप किया है जिससे जो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाएँ, क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा जो अधिक दाम आपको बढ़िया मिलेगा वो एक्सपोर्ट करने पे ही मिलेगा। हमारे पास आजकल की डेट में जो है सफिशेंट इतना अनाज हम उगा लेते हैं कि हमारे देश की नीड तो पूरी हो जाती है, लेकिन हम उसे बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो दोस्तों जो टॉप 3 देश हैं जो कि एक्सपोर्टिंग नेशन की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट, नीदरलैंड और फिर ब्राज़ील का नंबर आता है। हमारा अगर आप नंबर देखेंगे तो वो 16वें नंबर पर आता है। और अगर आप ये देखें तो नीदरलैंड, अगर हम ये बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है लगभग 147 बिलियन डॉलर का जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया था। नीदरलैंड ने लगभग 100 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, एक इतनी छोटी कंट्री ने। और ब्राज़ील ने 85 बिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट किया था। हमने कितना किया था? हमने लगभग 32 बिलियन डॉलर के अराउंड किया था। मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है, एक तो रियलिटी में मैं बता रहा हूँ। और क्योंकि हमारे पास इसका मतलब है कोई बिजनेस सेंस नहीं है। हम ये दम भरते हैं कि हमारे पास दुनिया की सबसे उपजाऊ भूमि है, तो भाई हम उसका यूज़ कहाँ कर पा रहे हैं? अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है तो हमें उसका यूज़ भी तो करना आना चाहिए। अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो इसराइल जैसी कंट्री जो कि एक पूरी बंजर धरती पर बसी हुई है, अगर आप इसराइल के आसपास के देशों को देखेंगे, जितने भी मिडिल ईस्ट की इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इसराइल को तबाह तो करना चाहती हैं, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी के आसपास नहीं आती है। इसराइल अपने भर का गेहूं जो खाद्यान्न पदार्थ है वो सारी चीज़ें तो उगाता ही है, वो एक्सपोर्ट भी करता है। आप उनकी टेक्नोलॉजी इतनी तगड़ी है कि वो जरा सा भी पानी बर्बाद नहीं जाने देते। हमारे यहाँ अब नीदरलैंड की मैं बात कर रहा था, तो नीदरलैंड इतनी बड़ी मात्रा में कैसे एक्सपोर्ट कर पाता है चीज़ें? उनके यहाँ एक पूरा बढ़िया सिस्टम बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके यहाँ ऐसे उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट्स भी किए हुए हैं, जिसकी वजह से उनको दूसरी मार्केट का एक्सेस भी बढ़िया तरीके से मिलता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ यह है कि जो जैसे गेहूँ और इस टाइप की टमाटर, आलू, इन सब टाइप की जब सब्जियों की हम बात करते हैं तो आप ये सुनिए कि एक ग्रीन हाउस नाम की चीज़ होती है। ग्रीन हाउस में क्या होता है कि आपको जो नमी और जो गर्मी होती है उसको जो है एक ढांचे के अंदर कैद रखा जाता है। वो ढांचा होता है या तो वो कांच का हो सकता है, लेकिन आजकल वो जो है प्लास्टिक का होता है। अब वो उसको बनाने के जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो जो ग्रीन हाउस है वो क्या, उसका बेसिक काम क्या होता है, वो रेगुलेट करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को। किसी भी फसल को उगाने के लिए अच्छी मात्रा में धूप और ह्यूमिडिटी की जो है ज़रूरत होती है। और ग्रीन हाउस में अब जो बढ़िया बढ़िया ग्रीन हाउस आ रहे हैं उनमें पानी भी इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि कम से कम मात्रा में पानी यूज़ हो और कम से कम मात्रा में आपका यूरिया और जो अन्य प्रकार के जो खाद्य होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको खाद जो हम डालते हैं वो कम से कम मात्रा में यूज़ हो। तो इससे डबल फ़ायदा होता है। डबल फ़ायदा ये होता है कि आप एक जो बहुत ज़्यादा लैंड में जो काम करते हैं वो आप एक छोटे से लैंड में कर सकते हैं। तो इससे इंडिया में तो फिर भी लैंड की कीमत इतनी नहीं है। आप ये सोचिए कि नीदरलैंड जैसे देश में कितनी ज़्यादा लैंड की कीमत होगी, और वो तब भी वो उसका ऑप्टिमम यूज़ कर पाते हैं। हमारे यहाँ इतना सारा लैंड अवेलेबल है, अगर हम इन सब टेक्निक का यूज़ करें तो कितना होगा। जो ग्रीन हाउस होता है वो कांच का तो यूज़ होता ही, उसमें प्लास्टिक का भी यूज़ होता है। जो नॉर्मल ग्रीन हाउस होता है उसमें रिजिड प्लास्टिक और पॉलीकार्बोनेट और पॉलीएथिलीन से भी वो बना होता है। तो इससे क्या होता है कि जो गर्मी अंदर आती है वो बाहर नहीं जाती। तो इससे क्या होता है, जो ठंडे प्रदेश होते हैं यूरोप के, वहाँ पे भी वो सब चीज़ें अब आजकल के टाइम में आप उगा सकते हैं जो कि आप पहले नहीं उगा सकते थे। इसीलिए वो खेती के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब इस समस्या का हल क्या है। समस्या का हल ये है कि यदि किसान लोग रियलिटी में वो पॉलिटिक्स नहीं करने आए हैं, जो कि देखकर लगता नहीं है क्योंकि उनकी टाइमिंग ऐसी है। और जिस हिसाब से वो अभी मैं वीडियो देख रहा था कि जो है ट्रक को उन्होंने इस टाइप से मॉडिफाई किया हुआ है जिसमें जब गर्मी चाहेंगे तब पंखे लग जाएंगे, दूध और इन सब का।
तो भाई आप बात करने नहीं आए हो, आप बेसिकली आप पॉलिटिक्स करने आए हो। अगर आप बात करने आए हो तो आप ढंग के लोग चुनो जो कि आपकी मांगे सरकार से मनवा सके। जैसे कि आपकी जो भी 13-14 मांगे हैं, अगर सरकार उनमें से 10 या 11 भी मान लेती है तो आपको उन्हें मानना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी किसान आंदोलनकारियों के हाथ में कुछ नहीं लगा था और जो भी लाल किले पे हुआ था वो हम सब ने देखा था। उसके चक्कर में क्या हुआ था कि बट्टा सिखों पर लग गया था कि भाई सिखों ने यह आंदोलन किया और लाल किले पर जो है ये हुआ था। तो पंजाब आजकल की डेट में उन नौजवानों के लिए फेमस नहीं है जो कि असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। आजकल पंजाब का जो है नशे के लिए ही जो है फेमस है। फेमस तो गलत शब्द होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारा पंजाब अब वैसा नहीं रहा जैसा कि हम सोचते थे। आजकल हर पंजाब का नौजवान युवा जो है बाहर ही जाना चाहता है, और जिसके पास पैसा है उसके बच्चे बाहर चले भी जा चुके हैं। अगर हमें कोई चेंज लाना है, पंजाब को हमें दोबारा से जो है देश का नंबर 1 सूबा बनाना है, तो हमें सीरियस होना पड़ेगा कि हम केंद्र से क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर हर चीज़ की जिम्मेदारी जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही डालते रहेंगे तो फिर पंजाब में भी भाई बीजेपी की आप सरकार बनवा दीजिए। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किसानों को आने दे रही है, भाई आप आगे बढ़ करके ये कोई प्लान लाइए ना कि हम ये नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हम ये नया फ्रेमवर्क ला रहे हैं, हम नई पॉलिसी ला रहे हैं कि अपने किसान भाइयों के लिए, तो वो कुछ करें। वो समय होता है वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आजकल इतनी इतनी नई टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं कि आप एक एक पौधे को कितना खाद देनी है वो भी जो है आप मेजर कर सकते हैं। सॉइल का आप टेस्ट करा सकते हैं कि उसमें किस चीज़ की कमी है, और फिर वही खाद उसी टाइप की दी जाती है, उसमें सॉइल कार्ड वगैरह बनता है। तो ये सब एक एग्जाम्पल है दोस्तों। इतने छोटे से वीडियो में जो है इन सब चीज़ों को जो है कंसाइज करना काफ़ी मुश्किल काम है। मैं कोशिश करूँगा कि आगे एक एक वीडियो बनाऊँ जो कि इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो। तो ये मेरा एक प्रयास था कि जो है इन सब चीज़ों को जो है कि क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आजकल के टाइम में आ रही हैं। लेकिन अगर हम सीरियस है वाकई में तो किसान अपने किसान भाइयों को ले करके, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये मुद्दा जब वो धरने पर बैठते तभी ना आए, बल्कि सरकार इसको ले करके एक बड़ी ऐसी पॉलिसीज लाए और पब्लिक के बीच में आए। क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ क्या बात हो रही है, ना आप जा रहे हैं ना मैं जा रहा हूँ। और मीडिया रिपोर्ट तो आजकल कैसी होती है ये सब हम सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल मीडिया बिल्कुल बेकार हो चुका है आजकल के टाइम में। तो सरकार खुद जो है लोगों के बीच में आए कि हम ये पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं और एक पहला इन्वायरमेंट बनाए। क्योंकि आप ये भी समझिए कि इस देश की 60% आबादी आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो कोई भी चेंज एकदम से नहीं हो सकता। अब चाहे मोदी जी हो, मोदी जी ही ठीक है बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन आप ये भी समझिए कि किसी की दाल रोटी का मामला होता है तो उसमें संकोच आना स्वाभाविक है। तो जब भी बीजेपी कोई नई पॉलिसी लेके आती है तो पहले वो माहौल बनाए कि हम कि देश के बीच में, किसानों के बीच में जाए। और पंजाब में जो है बीजेपी को अपनी पॉलिटिक्स बदलनी पड़ेगी, वहाँ रिलीजन का यूज़ ना करे, सिर्फ मुद्दों की राजनीति करे और वहाँ पे किसानों के बीच में जाए, हरियाणा के बीच में जाए, यहाँ यूपी के बीच में यूपी में किसानों के बीच में आए कि हम ये नई पॉलिसीज लाए हैं और हम ये आपको देंगे। लेकिन आपको भी जो है अपनी तरफ से जो है नई टेक्नोलॉजी को जो है समझने का प्रयास करना पड़ेगा। और जो किसान बीमा में कई लोग कह रहे हैं कि हमको सरकारी सहारा भरे, तो माफ़ कीजिएगा, देखिए किसान को फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी मिलता है, और सब जानते हैं कि उस बिजली से वो अपना घर की भी बिजली जलाते हैं। जो टैक्स पेयर होता है वो, अगर आप किसान अन्नदाता हैं तो टैक्स भी टैक्स जाता है, वो टैक्स पे करता है, तब आपको जो है फ्री की बिजली, फ्री का पानी मिलता है। अब आजकल की डेट में किसी में इतना दम नहीं है कि वो आपको और भी जो है लोन माफ़ करे, तो लोन माफ़ करे तो फिर जो स्टूडेंट बैठे हैं उनका भी आप लोन माफ़ करा दीजिए। तो ये सब चीज़ें अब आगे नहीं चल पाएंगी अगर आप सीरियस नहीं होंगे इस बार। अगर आपने कुछ पिछली बार की तरह जो है बेवकूफ़ी की, तो अगली बार आप कोई बैठेंगे तो आपको कोई इस बार ही आपको देखेगा लोगों से सिंपैथी नहीं मिलेगी जो पिछली बार हुआ था। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। थैंक यू दोस्तों।